की जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं जब अभी दिल खराबादी पढ़ने के बाद एक साहब ने शेर सुनाए थे कि ये हादसा हुआ है और यूं हुआ है, तो मेरे जब भी हाथों हाथ 3 शेर हुए हैं, तो ताजा 3 शेर सुना के मतलब सुने कि ये हादसा हुआ है तुझे देखने के बाद, एक सांड मर गया है तुझे देखने के बाद। ये हादसा हुआ है तुझे देखने के बाद, एक सांड मर गया है तुझे देखने के बाद। और ये शेर सुने कि लटका हुआ था वो जो बुजुर्गी की डाल पर, लटका हुआ था वो जो बुजुर्गी की डाल पर, वो भी टपक गया है तुझे देखने के बाद। और शेर सुने कि जितने भी चश्मे वाले हैं उनमें हर एक का, जितने भी चश्मे वाले हैं उनमें हर एक का नंबर बदल गया है तुझे देखने के बाद। अच्छा साहब सुने कि अब बुजुर्गी का मामला यहाँ तक आ जाता है कि हमारे यहाँ एक साहब बुजुर्ग थे, उन्होंने, मुझे याद आया ये छोटी सी बात, मैं उत्तराखंड रुड़की से हाजिर हुआ हूँ, तो वहाँ भी एक हरकत ऐसी हुई पिछले दिनों ही कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, एक साहब 70 साल की उम्र, उन्होंने हरकत ये की, 70 साल, पैसे वाले बहुत है, हरकत ये की कि उन्होंने 70 साल की उम्र में एक बहुत कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। अच्छा, उनसे मैंने पूछने की हिम्मत नहीं, तो लड़की से पूछा, लड़की से जरा ऐसे ताल्लुक थे कि जिससे पूछ पाते, तो अपनी लड़की से हौसला उनसे पूछा कि आपने इनमें क्या खास बात देखी जो इतने उम्र दराज आदमी से शादी कर ली। तो वो लड़की बोली, इनमें मैंने 2 खास बात देखी। मैंने क्या क्या कर लेंगे, तो इनकी इनकम, पैसे वाले थे। मैंने कहा दूसरी खास बात कर लेंगे इनके दिन कम। अच्छा, मैंने पूछा कि पहली वाली का क्या रहा, तो देखिए साहब, ये वैसे हर एक के साथ बात है, तो 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। उसी वक्त 4 मिसरे हुए हैं, तो 4 मिसरे पहले वाली के लिए जो उन साहब ने कहा 4 मिसरे कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए, अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए, अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। अब शेर सुने, मतलब सुने, यहाँ से मतलब पेश कर रहा हूँ कि तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नोट। हाँ, तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौक, हो गया मैं भी दीवाना, चूल्हा नौक। और शेर सुने के मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहाँ, हाँ मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहाँ, हूँ तेरा आशिक पुराना, चूल्हा नौक। क्या कहने के बाबा। और शेर सुने कि एक पुलिस वाले की लड़की छेड़कर, एक पुलिस वाले की लड़की छेड़कर रोज जाता हूं मैं थाना। अच्छा सुने साहब, अब एक हुआ ये, एक बात मेरे याद आती है कि मेरे उत्तराखंड की बात है ये, हमारे यहाँ उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है तो वहाँ डिपार्टमेंट का हर चीज बदल गई है, पुलिस भी बदली है, तो वहाँ पर पुलिस जब बदली है तो पहाड़ी लोग जब से आए हैं, तो एक बात ये हुई कि एक साहब की बीवी कहीं चली गई या गुम हो गई, हो जा गुम, 15 दिन हो गए उनकी बीवी नहीं मिली, बहुत परेशान। मैंने पूछा कि, मैंने कहा हजरत
कहला मियाँ 15 दिन हो गए बीवी नहीं मिल रही। मैंने कहा इसकी रिपोर्ट जो आप थाने में लिखवाते। कहला नहीं थाने में नहीं मैं लिखवाऊंगा, उत्तराखंड बनने के बाद। मैंने कहा थाने में क्यों नहीं लिखवाओगे? कहला भी 1 महीने पहले मेरी बाइक खोई गई थी, मोटरसाइकिल, उसकी रिपोर्ट मैंने थाने में लिखवा दी थी, पुलिस वालों ने बरामद कर ली, 15 दिन चला के दी। 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। क्या कहने हैं? एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, हो गई। अब मुलाजा कीजिए यहाँ से 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूँ कि जब से किया है मैंने मोहब्बत का फैसला। मैंने सोचा कि आज चलो सब इश्क करते हैं, मैं ट्राई करता रहता हूँ। बीच में एक बार तो ऐसा हुआ कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला। अक्सर मेरी जो प्रैक्टिकल चलता रहता है उसका रिजल्ट भी एकदम सामने आता रहता है। तो 4 मिसरों में देखे कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुट्टिया पटाखा तो धमक हुई बेकरी। अब मुलाजा करे कि जब से किया है मैंने मोहब्बत का फैसला, वो बन गया है मेरी मुसीबत का फैसला। जब से किया है मैंने मोहब्बत का फैसला, वो बन गया है मेरी मुसीबत का फैसला। सेटिंग वो मेरी देख एक महजबी के साथ, बीवी ने कर लिया है मरम्मत का फैसला। एक साहब अपनी बीवी से बड़े परेशान थे, वो ये कहते थे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं रहना चाहते? कि बस मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहता। उनकी बीवी कहने लगी मैंने छोड़ना नहीं चाहती, रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी। ये भी हमारे यहाँ की बात है। अब साहब जैसे उन दोनों में इतना झगड़ा बढ़ा कि मुकदमा तक हो गया, केस बन गया, दोनों की अदालत में पेशी हुई। जज साहब सामने बैठे हुए थे, वो जो लेडीज दोनों थे, मियाँ बीवी दोनों सामने खड़े हुए थे। उन दोनों के वकील खड़े हुए थे। उनके वकील जब खड़े हुए थे तो उनसे पूछा, जज साहब जैसे आए ड्यूटी पे तो उनकी पेशी थी, तो दोनों मियाँ बीवी खड़े, उनके वकील खड़े हुए। तो जज साहब ने पूछा हाँ साहब क्या मामला है? तो वकील बोले कि साहब ये है मेरे क्लाइंट, और उन्होंने कहा कि ये इनके साथ नहीं रहना चाहते, इनके हस्बैंड है, कह रहे मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। उनसे पूछा क्यों साहब? कहला हाँ साहब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। कि क्यों? कि मैं इसके साथ खुशी नहीं हूँ। वजह? कहला बस खुश नहीं हूँ, इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं इससे खुश नहीं हूँ। तो उनकी बीवी से पूछा क्यों, ये क्या कह रहे हैं, ये आपके साथ खुश नहीं है? उनकी बीवी बोली पता नहीं इसी के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला खुश हो। अब सुने कि जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई। जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। और टॉयलेट में इस कदर रोया हूं इन हालात में, रोते रोते आंसुओं से ही तारत हो गई। आएंगे नज़्म नहीं पढ़ पाएंगे तो ऐसा है, डॉक्टर साहब का बराबर में मकान है, रात का 1:30 बजा था, सुबह उनकी गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा हमारे डॉक्टर साहब जानने वाले हैं, उनसे कोई ट्रीटमेंट ले लीजिए, सुबह तक आराम हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा कि आप मुशायरा पढ़ लें। अपनी बीवी की बात मानी, डॉक्टर साहब के घर पे गए। वो शायर जिनका बहुत गला बैठा हुआ था, उन्होंने उनकी बेल बजाई, उनको नॉक किया दरवाजा, तो उनकी खूबसूरत बीवी निकल कर आई। उनकी बीवी से वो बोले साहब डॉक्टर साहब है। उनकी बीवी बोली नहीं नहीं आ जाओ। फायदा भी हो जाता है गला बैठने का। अब मुलाजा कीजिए, आपको ताजा एक गजल
गजल ताजा नज्म सुनाता हूं जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं कि हर कोई उसका यार है, हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और शेर सुने के थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, देखे साहब कि थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और शेर मुलाजा करे इसमें कि उस चश्मे वाले माल के चक्कर में मत पड़ो, उस चश्मे वाले माल के चक्कर में मत पड़ो, बंद उसका एक बाजार है, तुम कर लो क्या करो। अब मुलाजा करें कि हज़रत ये बकरीद जब गुजरी अभी, तो बकरीद में ऐसा हुआ कि साहब मैंने देखा कि एक बकरे को जैसे ही कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो बकरा, क्योंकि मैं शायर हूँ, मिजाह का शायर हूँ, तो मैंने बकरे की तरफ उसके तासुरात देखे बकरे के जब कुर्बानी के लिए जा रहा था, तो उसका ये कहना था कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मटन साथियों। अच्छा, ईद बकरीद की नमाज इसलिए जल्दी रखी जाती है कि कुर्बानी का वक्त उसमें निकाला जाता है, तो हमारे यहाँ 7 बजे का वक्त सब जगह होता है, कहीं 7 कहीं 7:30 8 तक कुर्बानी का वक्त होता है, जिससे कि सब लोग फारिग हो जाए, नमाज से आके कुर्बानी कर ले। यही हमारे साथ रुड़की हुआ एक ही ईदगाह में साहब जैसे आँख खुली तो करीब 7 बजने में काफी दूर था सब। अच्छा देखे उसके बाद भी भाग के पकड़ रहे थे नमाज, मैंने भी बहुत तेज भाग के नमाज पकड़ी, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल पिछली सब में नमाज मिली, लेकिन पहली रकत से नमाज मिल गई। अल्लाह का करम, मैंने शुक्रिया अदा करा अल्लाह का शुक्र अदा करके मैंने नियत मान ली, लेकिन ये जरूर दिमाग में था कि अब मेरे बाद कोई भी नमाज और नहीं आ पाएगा, मैं आखिरी मुख्तदी होऊंगा, तो मैंने अल्लाह का शुक्र कर लिया, पहली रकत से नमाज मिली। लेकिन एक रकत निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, और जैसी एक रकत निकल गई थी तो मेरी बराबर में आके हाफ रहे, उनका जीन्स पहन रखे, उन्होंने हाफ रहे, आते नियत मान ली, अरे भाई बहुत बुरा हाल उनका। लेकिन जैसी नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, कायम हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, और सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के जैसी नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने उन्हें देखा कि मैंने देखा इनकी एक रकत निकल गई, तो वो देखा उनकी दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था कि देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। करे कि दाढ़ी अगर नहीं है, माशाल्लाह जमात से इतना काम बढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में कि सबके सर पे टोपी, और नौजवानों ने जो मस्जिदें भरी है सिर्फ एक जमात की मेहरबानी है कि जमात ने इतनी मेहनत की है। इसमें कोई शक नहीं है कि जमात जब तक ना होती तो अल्लाह का शुक्र है कि इस जमात की मेहरबानी है कि हर बच्चे के हर घर में बच्चा नमाजी है, मस्जिदें भरी हुई हैं, वरना बहुत ऐसा होता था कि बहुत लोगों से कहना पड़ता था कि साहब फजीर की नमाज में नहीं होते थे मुक्तदी। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, अभी हमारे जमात आई सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब से जो जमात आई उसमें वो इतना अच्छा लगता था कि वो ट्रांसलेट अपन अरबी में बोलते थे, वो गुफ्तगू भी अरबी में होती है सऊदी अरब की। वो जमात के बाद वो बाहर जब निकले तो उनका झगड़ा हो गया आपस में किसी बात पे, जो दोनों जमात वाले थे वो से। अच्छा जब झगड़ा हो गया तो एक साहब मेरे दोस्त थे, वो उधर से निकल रहे थे, देखा कि वो दोनों जो थे आज जमात वाले उनकी नमाज वो अरबी में कोई बात कर रहे, बात झगड़े की थी, तो उनके पास वो लड़का जाके बोला कि दुआओं में मुझे भी शामिल रखे। अब दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान, 4 मिसरे सुने मेरे, देखे किसी लायक हो तो, कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है।
अच्छा, अब यहाँ से मैं जो फरमाइश है, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चला है, आप लोगों की ये मोहब्बतें हैं कि दिल खैराबादी के कामयाबी के बाद आपने मुझे मोहब्बतें दी, ये मेरे मोहब्बतें बहुत काम आएंगी। मैं अक्सर जहाँ जाता हूँ सिर्फ मोहब्बत के हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ कारी हसनैन साहब का कि उन्होंने मुझे दावत, इस मुशायरे की दावत दी और मैं हाजिर हुआ। आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी, वरना अब तक सब कई शायरों की हुटिंग भी हुई है, कई शायरों तो मैं बड़ा डर रहा था। मेरे दोस्त ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं दोनों, इनकी मेरी मोहब्बतें ये मेरे हौसला बढ़ाते रहे। और जब मैं स्टेज पर डाइस पर आया, आपको मैंने कुछ सुनाने की कोशिश की तो आपने मुझे पूरी मोहब्बत दी, वापस की, मेरे काम आएगी। और मैं पूरे हिंदुस्तान में आपकी मोहब्बतों के हवाले से, पूरे हिंदुस्तान में आपकी, एक बार कमेटी के लिए खासतौर से ताली बजा दीजिए। हमारे सदर मोहतरम गॉड साहब तशरीफ रखते हैं, मुनकाद साहब के छोटे भाई हमारे साजिद साहब तशरीफ रखते हैं, दिगर साजिद साहब, माजिद साहब, जितने लोग करम फरमा है, इज्जत मानी है, जिनकी सरकार बनती है, ये हमेशा गरीब को मिटाते हैं। कभी भी अगर बीएसपी के प्रधानमंत्री बने तो इंशाल्लाह तुम इसकी रंगत भी देखना हिंदुस्तान की, ये भी एक आपको मैं बताता हूँ। बहरहाल मैं यहाँ से अपना सफर शुरू कर रहा हूँ और आपकी समातों में आखिरी मेरी हाजिरी इस तरीके से कि हकले से मुताल्लिक एक गजल से। हकले, ऐसा हुआ कि साहब हकले का मामला ऐसा है कि हकला जो होता है बड़ा सीधे, हर जगह होता है, आप में भी होगा जब भी तो आप चिल्लाए हकला होता है, तो हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, ये हकीकत है। जो हकला होगा वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जब वो अटक जाता है तो दूसरा आदमी कहता है कि अल्लाह चली हुई सही, और क्या, तो क्या करे बेचारा। अच्छा, ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि एक छोटी सी बात पेश करता हूँ, उसके बाद गजल सुनाता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर वसीम साहब हकला के बोलते हैं, उनसे वो मुझे आइडिया मिलता है, तो आइडिया मिला तो मैंने ये गजल कही, बहुत मशहूर हुई, तो मैं आपकी नजर करता हूँ गजल। अच्छा, वसीम भाई इतने सीधे किस्म के आदमी है कि उनके एक चौराहे के ऊपर झगड़ा हो गया। जब मैं पहुंचा, भीड़ मैंने देखी तो मैं कहा पता नहीं किसका झगड़ा होगा। देखा वसीम भाई के साथ हाथापाई तो रुक चुकी थी उस लड़के की, लेकिन गाली गलौज चल रही थी। अब गाली एक तरफ से चल रही थी, वसीम भाई एक तरफ खड़े थे, कोशिश करते थे लेकिन नहीं निकलती थी गाली। अब वो एकदम गाली जा रहा था, देखा यार दोस्तों, मैं गाली